हुए हैं कि आपका क्लासिकल पाथवे जो है कम से कम ये 3 पाथवे में से एक पाथवे खत्म कर दें। तो देखिए जल्दी जल्दी समझिएगा तब ना, ये हम एक्चुअली ऑलरेडी बता दिए हैं सब, ये सब आसानी से आप समझते जाइएगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट क्लीव एंड एक्टिवेट अदर मेंबर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, सम ऑफ दीज प्रोटीएजेस आर एक्टिवेटेड। ये सब प्रोटीएजेस जो है are activated by binding to other macromolecules and undergoing a conformational change. Others are inactive until cleaved by another protease enzyme. Okay? तो कुछ एंजाइम जो है ऐसा भी है कि जिसको पहले क्लीव किया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो बनते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि सेवरल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, दो तरह के एंजाइम होते हैं लाइक C1R एंड C1S फैक्टर B आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स दैट क्लीव एंड एक्टिवेट अदर मेंबर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। ओके, ये पहले से ही एंजाइम है, ये सिर्फ एक्टिवेट होना है, इसमें क्लीवेज नहीं होता है इस टाइप के एंजाइमेटिक मीडिएटर्स में। और ये क्लीव भी तो लिखा हुआ है, क्लीव एंड एक्टिवेट, वो दूसरा टाइप का, जैसे C5C3 कन्वर्टेज जो हुआ। ओके, इसलिए ये कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, सब ओवरलैप है इसमें। देखिए साफ साफ लाइन पढ़िए, देखिए सेवरल कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल C1R, C1S, MASP2 and factor B are proteolytic enzymes that cleave and activate other members of the complement cascade. ये जो है अदर मेंबर दूसरे कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के दूसरे कंपोनेंट्स को क्लीव करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, ये वाले एंजाइमेटिक मीडिएटर्स। ओके, एंड एक्टिवेट, और उस कॉम्प्लीमेंट का आगे हम देखेंगे कि दूसरे अदर कॉम्प्लीमेंट मेंबर्स को क्लीव करने और एक्टिवेट करने के बाद, इसके द्वारा क्लीव और एक्टिवेट हुआ इन सब के द्वारा, उस एक्टिवेट होने के बाद सम ऑफ दोज क्लीव्ड कंपोनेंट, ओके, यानी सम ऑफ दीज प्रोटीएजेस आर एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग टू अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड अंडरगोइंग ए कन्फॉर्मेशनल चेंज। यानी जैसे C3B कंपोनेंट जब जनरेट होता है, लैंग्वेज यहाँ पर टफ है, तो C3B में भी थोड़ा सा एंजाइमेटिक होता है। ओके, नहीं C3B नहीं एंजाइमेटिक होता है, सॉरी, C3B इज नॉट एंजाइमेटिक इन नेचर। ठीक है, ऊपर से आप समझ लो मोटा मोटी। सम ऑफ दीज प्रोटीएजेस आर एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग टू अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड अंडरगोइंग ए कन्फॉर्मेशनल चेंज। सर ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ दिस प्रोटीएजेस, ये कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का ही प्रोटीएजेस के बारे में बोल रहा है ना? सम ऑफ these complement are activated by binding, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट को कंपोनेंट्स ही है। जैसे कि पहले क्या होता है, C1R जब C1Q से C1Q और C1R अलग अलग रहता है, आगे हम बताएंगे, 2 C1R होते हैं, 2 C1S होते हैं। जब C1Q बाइंड करता है एंटीबॉडी से, और C1Q एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, तीनों का कॉम्प्लेक्स जब बाइंड करता है C1R से, देन C1R में कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है, और C1R जो है एक्टिव सीरीन प्रोटीएज बन जाता है, और ये फिर क्लीव करता है C1S को। आगे हम दिखाएंगे आपको, बस अभी जान लीजिए ये सब कंपोनेंट है। ओके, कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और तो ये तो पहले से ही कन्फर्म मौजूद है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से ये इसकी एक्टिविटी बढ़ी। कुछ दूसरे होते हैं एंजाइम्स जो कि इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, अदर्स आर इनएक्टिव until cleaved by another protease enzyme and are thus termed zymogens। एक तरह तो इस टाइप के एंजाइम है, दूसरा जो है जाइमोजेन टाइप के एंजाइम है। जाइमोजेन प्रोटीन्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्लीवेज के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। जैसे C3 क्लीव होकर के C3A C3B बना, C3B इज एक्टिव फॉर्म,
that are activated by proteolytic cleavage. The two enzyme complexes that cleave complement components C3 and C5 respectively are called C3 and C5 convertases and occupy places of central importance in complement cascade. तो दूसरा टाइप का जो एंजाइम है, चूंकि इसमें बहुत C5 कन्वर्टेज या C3 कन्वर्टेज, तो ये कैसे बना? एक कंपोनेंट C4 कंपोनेंट ये जाइमोजन था, ये जाइमोजन क्लीव हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, क्लीवेज के बाद लार्जर फ्रेगमेंट्स इज देयर, ओके, फिर इसके ज्वाइनिंग से हुआ, क्लीवेज के द्वारा बना। तो ये दो एंजाइम क्लीवेज के द्वारा है, और C1 कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम था वो कन्फर्मेशनल चेन से हुआ एक्टिवेट। कहने का मतलब दूसरा, तीसरा जो है फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, जो इसका कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का थर्ड फैमिली। These are membrane binding components or opsonins. अभी हम बताए थे आपको opsonin के बारे में। Upon activation of the complement cascade, several proteins are cleaved into two fragments, each of which then takes on a particular role. For example, C3 and C4 जब क्लीव होता है तो larger fragments are C3b and C4b, serve as opsonins. So what are opsonins? Upon activation of the complement cascade, several proteins like C3 and C4 proteins are cleaved into two fragments. The larger fragment works as the opsonin, okay? और ये opsonins serve as opsonins. These opsonins enhance the phagocytosis by binding to microbial cells and serving as binding tags. टैग जो टैग करते हो, टैग ऑफ फॉर फैगोसाइटिक सेल्स बियरिंग रिसेप्टर फॉर C3b और C4b। तो इसकी मदद से क्या हो गया? ऑप्सोनिन की वजह से C4b C3b फ्रैगमेंट्स जो पैथोजन सरफेस पे बाइंड हो गया और कोवालेंटली बाइंड होता है। आपको दिखाएंगे इसका बहुत सुंदर मैकेनिज्म है, और तुरंत अगर बाइंड नहीं होगा तो हाइड्रोलाइज कर जाता है। C3b C4b बाइंड करेगा फैगोसाइट के सरफेस पर, माइक्रोबियल सेल के सरफेस पर, जिसकी वजह से जो फैगोसाइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर है C3b एंड C4b रिसेप्टर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 इज आल्सो कॉल्ड एज C3b C4b रिसेप्टर, वो वहां पर आ जाएंगे और फैगोसाइटोसिस में हेल्प मिलेगा ऑप्सोनिन के द्वारा। As a general rule, the larger fragment of a cleaved component is distinguished with the suffix, ये nomenclature है, with the suffix b and the smaller with suffix a. तो जब भी b रहेगा तो बड़ा फ्रैगमेंट है, a रहेगा तो छोटा समझना। लेकिन एक एक्सेप्शन है C2 के केस में, there is one exception in this rule, the larger enzymatically active form of C2 component is named as C2a. अब देखिए यही सातों कंपोनेंट का आपको फिगर दिखाया अलग अलग, मतलब फिगर के द्वारा बता रहा है। ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। फर्स्ट कैटेगरी क्या था? इनिशिएटर्स। अब आप देखिए ये फोटो जो है ये C1Q है, ये C1 कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा C1 कॉम्प्लेक्स, ये पूरा इतना। ये ग्रीन वाला जो है ये एंटीबॉडी है, and red one is antigen present on the pathogen surface. रेड एंटीजन है जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिसिटी है, ग्रीन वाला एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का ये जो पीछे का जो वाई शेप होता है ना एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो नीचे में जो बेस होता है वो कांस्टेंट रीजन होता है एंटीबॉडी का, उसको बोलते हैं एफसी पोर्शन। और एफसी में भी एक CH2 डोमेन होता है, and to this CH2 domain lies the affinity of the C1Q का ग्लोबुलर हेड। ग्लोबुलर हेड जो है इसके कांस्टेंट वाले रीजन एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं। ये C1Q है, ठीक है, दिस वन इज C1Q। ये जो डंटी यहां से गया और टेढ़ा होकर ये आया, ये C1Q है। और ये ब्लू ग्रीन वाला, और ब्लू वाला जो है ये है आपका C1R C1S। दो C1R है, दो C1S है। ये C1R है, दो, फिर एक C1R है, फिर एक C1S है, C1S।
सीरीन प्रोटीन। तो ये है आपका तो इनिशिएटर में R और S का तो नाम नहीं आएगा, C1Q का नाम आएगा। C1Q है, ये ग्रीन वाला C1Q है, ये इनिशिएटर हुआ। जब C1Q बाइंड करता है किससे? एंटीजन एंटीबॉडी, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जब बाइंड करता है C1Q, तब क्लासिकल पाथवे इनिशिएट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ठीक है, और ये कैसे बाइंड करता है? एंटीबॉडी, क्योंकि इस तरफ जो है आपका वेरिएबल पोर्शन होता है, स्पेसिफिसिटी जो है एंटीजन के अगेंस्ट इसी वेरिएबल रीजन में चेंजेस की वजह से होते हैं, डाइवर्सिटी की वजह से, और बेस में इसका कांस्टेंट रीजन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी एंटीबॉडीज है, डिफरेंट स्पेसिफिसिटी, जितने भी तरह के एंटीबॉडीज है, उसका ये रीजन कांस्टेंट है सीक्वेंस। तो ये समझ में आया आपका पहला क्लास इनिशिएटर का? ओके, इज इट क्लियर? आगे आगे हम लोग और इसको पढ़ेंगे। तो सेकेंड इज कन्वर्टेज एक्टिवेटर्स। कन्वर्टेज एक्टिवेटर्स में आपका C1R, C1S, C4B, C2A आर एंजाइमेटिक मीडिएटर्स। ओके, बड़ा फ्रेगमेंट जो है क्लीव करके, one complement component is cleaved into a larger fragment and a smaller fragment. Smaller fragment works as एनाफिलाटॉक्सिन, इसीलिए रेड में दिखाया गया, डेंजर है। ये कम मात्रा में ही रहे तो अच्छा है, ज्यादा हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो इससे एक फ्रेगमेंट आया एनाफिलाटॉक्सिन का, एंड द लार्जर फ्रेगमेंट ऑल्सो वर्क्स एज ऑप्सोनिन, as well as larger fragment also works as the component of C3 convertage and C5 convertage. ये larger fragment जो है C3 C5 convertage का भी पार्ट है, larger fragment जो है वो opsonin भी है, का भी काम कर रहा है, and the larger fragment of C5, that is C5b, is part of membrane attack complex. ठीक है, C5b, ये पिक्चर क्लियर है आपको? यस सर। C5b is bound to C6, C6 is bound to C7, C8 and then C9. several C9 जो है बंडल के जैसा अरेंज हो गया, एक गट्ठर के जैसा, चारों तरफ बीच में होल है। इस तरह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट, तो ये 7 क्लास में बांटा। कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स इनिशिएटर्स हैं, कुछ कन्वर्टेज एक्टिवेटर्स हैं, कुछ ऑप्सोनिन्स हैं, कुछ एनाफिलाटॉक्सिन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर है, यानी WBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, एंड एनाफिलाटॉक्सिन तो इन्फ्लामेशन कर रहा है, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। 7th फ्रैग जो है आपका कंपोनेंट जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का, दे आर regulatory proteins like CD59 that I had showed you here. Okay, CD59, तो इस तरह का प्रोटीन जो है, these are regulatory proteins. Okay, and these regulatory proteins, what they do? They degrade complement components, एनाफिलाटॉक्सिन्स को डिग्रेड भी करते हैं ताकि एडवर्स ना हो, as well as they prevent the deposition of components on the host cell surface. own cell, हमारे खुद के सेल के ऊपर देखो अम्ब्रेला है, फोटो से बना हुआ छाता, प्रोटेक्शन दे रहा है। These regulatory proteins. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यहां तक पढ़ लिए थे, सिर्फ एक एक्सेप्शन है C2 में। अब देखिए चौथा बता ही दिए, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन थे? छोटे वाले कंपोनेंट जो C5a, C3a, एनाफिलाटॉक्सिन जो थे, ओके, वो थे आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। सम स्मॉल कंपोनेंट फ्रैगमेंट्स एक्ट्स एज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. These fragments enhance the blood supply to the area in which they are released by binding to receptors to endothelial cells lining the small blood vessels and inducing an increase in capillary diameter. C5a, C3a के बाइंड करने से
यहाँ पर रिसेप्टर है एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर इसके रिसेप्टर्स हैं C3 एंड C5a के रिसेप्टर। जब ये बाइंड करते हैं कैपिलरी सेल्स के एंडोथेलियल सेल्स पर, तब इसका डायमीटर जो है इंक्रीज होता है। इसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन। डायमीटर इंक्रीज होने से ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है उस एरिया में, अफेक्टेड एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। नॉर्मली क्या होगा, पानी पटाते होगे अगर गार्डन में, तो आप देखोगे कि एक तरफ पाइप अगर पीच दो और दूसरे तरफ पाइप का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, तो एक इधर फोर्स से जाएगा और आगे थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाएगा जिधर डायमीटर ज्यादा है पानी, थोड़ा सा ऐसे फुहारा मार के निकलता है पानी। तो उसी तरह होता है, अगर यहाँ पर कम है डायमीटर और यहाँ पर बाइंड कर गया, यहाँ डायमीटर बढ़ गया, तो क्या होगा, यहाँ से ज्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पर होगा, यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होगा धीरे धीरे, क्योंकि डायमीटर ज्यादा है। ब्लड एक्यूमुलेट होने से क्या होगा, आप देखते हो जहां पर इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, वहां पर रेडनेस भी होता है। रेडनेस हो गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गया तो हीट भी आ गया। तो ये पूरा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, एंड दैट इज इनिशिएटेड बाय द एनाफिलाटॉक्सिन मीडिएटर्स और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्लियर है? सो एंडोथेलियल लाइनिंग पर भी है, these receptors increase, they are increasing capillary diameter. They also attract other cells to the site of the tissue damage like neutrophils, and because of such effects can be harmful in excess, क्योंकि एनाफिलाटॉक्सिन्स अगर ज्यादा होगा, एक्सेस में होगा, तो बहुत हार्मफुल पहुंचाएगा हमारे लिए, खुद के लिए। These fragments are called anaphylatoxins, meaning substances that cause anaphylaxis, यानी against the product protection। एग्जाम्पल ऑफ दीज एनाफिलाटॉक्सिन्स आर, तीन तरह के, तीन ठो है, याद रख लो। C5 का छोटा कंपोनेंट, C5 का छोटा कंपोनेंट एंड C4 का छोटा कंपोनेंट, 3 4 5, ठीक है। तो इतने से याद हो जाएगा, 3 4 5 कंटिन्यूएशन है। C भी सब में कॉमन है, कॉम्प्लीमेंट का थर्ड प्रोटीन, फोर्थ प्रोटीन एंड फिफ्थ प्रोटीन का स्मॉलर फ्रेगमेंट यानी A। B रहेगा तो लार्जर फ्रेगमेंट हो जाएगा, वो लार्जर फ्रेगमेंट तो ऑप्सोनिन है। C5 का B अगर लग गया तो वो लार्जर फ्रेगमेंट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। C4b अगर रहता तो C4b भी ऑप्सोनिन है, और C4b इज पार्ट ऑफ again C3 convertase enzyme, and C3b is also part of C3 convertase enzyme, and C3b and C4b also again they are part of C5 convertase enzyme। कहीं प्रॉब्लम है समझने में? हेलो, एग्जाम में आता है, हल्के में मत लेना। इतना डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं कि एग्जाम में आराम से तुम लोग लिख दोगे। क्लास में एग्जाम में अल्टरनेट पाथवे आ जाएगा, इंपोर्टेंट क्लासिकल पाथवे, हाउ दे आर रेगुलेटेड। कुछ बोल नहीं रहा है तुम लोग, माथा के ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं सर। समझ रहे हो ना? नहीं सर, नहीं। नो सर। हाँ। फिर है पांचवा, मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स बता ही चुके हैं ये हम आपको। द प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स insert into the cell membranes of the invading or microorganisms and punch hole, punch कर दिया hole का, that results in lysis of the pathogen। The complement components of MAC are C5b, C6, C7, C8 and multiple copies of C9। छठा जो है वो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स है, and these receptors are present on WBC cell membrane। Receptor molecules on cell surfaces bind complement proteins and signal specific cell function। रिसेप्टर का जो है लाइगेंड के साथ बाइंड होने से क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन भी होता है फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल some complement receptors such as CR1 bind to complement components such as C3b, क्योंकि CR1 का दूसरा नाम है C3b C4b रिसेप्टर, इसके फंक्शन के आधार पर, इसलिए C3b C4b से बाइंड करता है। बाइंड टू complement components such as C3b on the surface of the pathogens, यानी ऑप्सोनिन बताए ही हम आपको कि ऑप्सोनिन का भी काम करता है, तो C3b यहाँ पर ऑप्सोनिन का काम कर रहा है।
तो इस ऑप्शोनिन को पकड़ कौन रहा है? CR1। तो ये CR1 इज बिलोंगिंग टू कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन क्लास। और CR1 का एक फंक्शन और हम बताए थे, व्हेन CR1 इज प्रेजेंट ऑन RBC इट इज क्लियरिंग द इम्यून कॉम्प्लेक्स, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, नॉट डिपॉजिटेड इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड भी हो सकता है, सर्कुलेशन में भी। सर्कुलेटरी इम्यून कॉम्प्लेक्स को CR1 प्रेजेंट ऑन द RBC surface it clears binding such as okay। और इसकी वजह से क्या हुआ? C3b का बाइंडिंग C3b रिसेप्टर का से हुआ, C3b फ्रेगमेंट का बाइंडिंग C3b रिसेप्टर के साथ हुआ, यानी C3b का बाइंडिंग CR1 के साथ हुआ। CR1 इज प्रेजेंट ऑन फेगोसाइट्स, साइटोसिस में हेल्प मिला। ओके। Binding of the complement component C5a to C5aR receptors on neutrophil stimulates neutrophil degranulation and inflammation। अब देखिए एनाफिलाटॉक्सिन है C5a, यहाँ पर देखे ही थे एनाफिलाटॉक्सिन है C5a। तो C5a का C5a रिसेप्टर के साथ जब बाइंड होता है, C5a रिसेप्टर इज ऑल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर, उसी का भाग है C5aR एंड C3aR। यह रिसेप्टर भी है, कंप्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये रिसेप्टर कब काम करता है? जब उसका स्पेसिफिक लाइगेंड यानी C3a और C5a बाइंड करता है तब। जब C5a बाइंड किया तो C5a रिसेप्टर जो है न्यूट्रोफिल को संदेशा दिया, स्टिमुलेट किया कि आप डिग्रेनुलेट कर जाइए, आपके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर फेंक दीजिए न्यूट्रोफिल्स को। तो जिससे क्या हुआ? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन उत्पन्न होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से है? कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर को टर्म करते हैं R सफिक्स से, यानी CR। तो CR1 है, CR2 है, C5aR। गर्दन में finally, seventh one is regulatory complement components. These are very necessary because if your own complement system works against your own cell, then what will happen? It will be catastrophic for the host. Host cells are protected from unintended complement mediated lysis by the presence of membrane bound as well as soluble regulatory proteins. होस्ट सेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं और कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स सॉल्युबल फॉर्म में भी है। These regulatory proteins include factor I, which degrades C3b। C3b अगर डिपॉजिट होने लगता है तो हेलो सर म्यूट कर दीजिए ना सर। म्यूट तो कर दिया हूँ, मोबाइल बच्चे को दे दी है। मतलब ऐसा भी होता, क्लास हम ले रहे हैं, मोबाइल बच्चे का हाथ में है, वो पढ़ लेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जैसे अगर अभिमन्यु को सिखा देता गर्भ में ही, पूरा चक्र भी उतरने आ जाता है। तो ये आगे चल के इम्यूनोलॉजिस्ट बनेगा बच्चा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर काम करेगा ये। ठीक है, चलिए आगे, कोई बात नहीं। हम सुनना चाह रहे थे वो बोल क्या रहा है बच्चा। These regulatory proteins include factor I, which degrades C3b। जब C3b ऑप्शनाइज करने लग जाता है होस्ट सेल को तो फैक्टर I इसको डिग्रेड कर देता है। एंड प्रोटेक्टिन भी होता है, which inhibits the formation of MAC on host cell। ये हम लास्ट में देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है, एक पॉइंट में लिखा हुआ। नहीं, सिलेबस के पॉइंट में नहीं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी है, रेगुलेशन नहीं, लेकिन देख लेंगे रेगुलेशन। ओके, कितना आगे हम बढ़ रहे, तो यहाँ तक हो गया। कितना तरह का प्रोटीन है ये हम लोग देख लिए।
7 तरह का है। Here we describe the components of the complement system, their activation via 3 major pathways. Those pathways are classical pathway, lactin pathway and alternative pathway. ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, अब हम लोग क्लासिकल पाथवे पर फोकस करेंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा हम और थोड़ा जनरल डिस्कस कर लेते हैं। जो लिखा हुआ है यहाँ, द इफेक्टर फंक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। इफेक्टर फंक्शन मतलब, इफेक्टर फंक्शन किसको कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो मेन काम हुआ, इफेक्ट हुआ। Okay, the effector function of the molecules of the complement cascade as well as their interactions with other cellular and molecular components of innate and adaptive immunity. In addition, it addresses the mechanism that regulate the activity of these complement components, the evasive strategies evolved by the pathogens to avoid destruction by the complement, and the evolution of various complement proteins. तो ये सब ना ऊपर नहीं है। अब आगे देखते हैं मेजर पाथवेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, ये फोटो आप डरो मत, ये फोटो क्या है? ये फोटो वही है, पहला फोटो जो हम दिखाया आपको, सेम फोटो है। ये भी वही है, वो भी वही है। ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एंड दिस फोटो आई हैव टेकन फ्रॉम, ये भी क्यूबी से लिए फोटो, ये फोटो भी क्यूबी से ही है। तो कॉम्प्लीमेंट ये तो इस बुक में नहीं है, 6th एडिशन में नहीं है, होगा ये फोटो होगा ही सर। ये क्या, ये पाथवे सर, ये जो दिखाया है इस फिगर में, ये सारे अलग अलग को इंडिकेट कर रहा है, सारे पाथवे को। हाँ, इसमें तो सारे उसमें एक ही में मतलब थोड़ा था, इसमें क्या इसमें उसमें सारे का रोल दिखाया है। फर्स्ट जो फिगर दिखाया है उसकी बात कर रही हो? ये वाली, दिस वन यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं सर, ये वाली दिस वन, यस सर। ये पाथवे मैं नेट से उतारा हूँ, दूसरी जगह से लिया हूँ। ओके, एंड ये पाथवे का फिगर जो था, तीनों पाथवे है इसमें, आपका क्यूबी में था। ओके, ये भी वही है, वो भी वही है। तो वो वाला, पहले वाला थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, उसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, इसलिए बोले। तो वो हमको अच्छा लगा फोटो, इसलिए हमने लिया। उसको देखने से पूरा समराइज हो जाता है पाथवे, एक बार देखने से। ठीक है, अब देखिए, अब हम यस सर, समझ में भी आ गया। अब हम इसको समझते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स represent some of the most evolutionary ancient participants in the immune response. इम्यून रिस्पॉन्स का जब इवोल्यूशन हुआ तो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जो थे सबसे पहले इवॉल्व हुए। As viruses, parasites and bacteria have attacked vertebrate hosts and learned to evade one aspect of the complement system, alternative pathways have evolved in an endless dance of microbial attack and host response. यानी पहले क्लासिकल पाथवे वर्क कर रहा था, जैसे जैसे वायरस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, इसने क्लासिकल पाथवे को इवेड करने का स्ट्रेटजी बनाया, then alternative pathways have evolved in an endless dance of microbial attack. अल्टरनेटिव पाथवेज, बहुत तरह का अल्टरनेटिव पाथवेज डेवलप हुआ, क्योंकि माइक्रोबियल अटैक भी अलग अलग तरह का था। एंडलेस डांस, अलग अलग डांस में जैसे अलग अलग तरह का मूव होता है, उसी तरह अलग अलग तरह का अटैक का स्ट्रेटजी, अलग अलग तरह का वार है माइक्रोब्स का। तो अलग अलग तरह का इसने एक अलग पाथवे बनाया, अल्टरनेटिव पाथवे। In the complex pathway that follow, we can gain a glimpse of the current state of what is actually an ongoing evolutionary struggle on the part of the host organisms to combat microbial infection while minimizing damage to their own cell. कैसे ये माइक्रोब से लड़ता है, साथ ही साथ अपने होस्ट सेल को मिनिमली डैमेज करते। इस फिगर पर हम आएंगे, अभी रुको। The major initiation pathway of the complement cascade is as shown in this figure. Although the initiating events of each of the 3 pathways of the complement activation is different, initiation जो है तीनों pathway का different है, but they all converge in generation of an enzyme complex capable of cleaving C3 molecule into 2 fragments, C3A and C3B. बता रहे हैं। अब इस फिगर पर आप कंसंट्रेट कीजिए। पहले वाला फिगर
वो भूल जाइए, उसमें भी दिखा रहे तो भूल क्यों जाइए, देख लीजिए इसमें भी C3 पर कन्वर्ज हो रहा है, जिसको हम बता चुके हैं। तीनों का इनिशिएशन अलग अलग तरह का है, बट दे कन्वर्ज ऑन C3 कन्वर्टेज फंक्शन। हियर ऑल्सो ऑल्दो दोनों तरह का C3 कन्वर्टेज का अलग अलग स्ट्रक्चर है, क्योंकि अलग अलग पाथवे के अलग अलग कंपोनेंट से बना है। उसके बाद ये पाथवे कॉमन कॉम्प्लीमेंट कैस्केड कॉमन हो जाता है, एंड रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैक। सो नाउ फोकस ऑन, ये फिगर दिख रहा है आपको क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर। अब देखिए फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे का। फर्स्ट फिगर में जो चीज समझाया है, ठीक है, अब देखिए उसी को फिर हम समझा रहे हैं। क्लासिकल पाथवे में क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? यहाँ पर एंटीजन है रेड डॉट से, ये एंटीजन है, एंड दिस इज एंटीबॉडी, एंड टू द एंटीबॉडी कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी, उसमें भी CH2 डोमेन से इट इज बाउंड विद द C1q। C1q जो है C1 कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। C1q कॉम्प्लेक्स, C1 कॉम्प्लेक्स में जो है आपका क्या क्या है, यहाँ पर C1R2S2 इस रीजन में, यहाँ पर ये एंजाइमेटिक रीजन है इसका, ब्लू वाला। यहाँ पर C1R2S2 है, यानी दो ठो C1R है, दो C1S है। ओके, दो C1R है, दो C1, इसलिए C1R2S2 लिखा है। ये सीरीन प्रोटीएज है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये C4 को, ठीक है, एंड C2 को, दोनों को एंजाइमेटिकली क्लीव कर देता है। C4 को जब क्लीव करता है तो C4b बनाया, जैसे हम बताए थे पहले बार में। C4b और C2 को क्लीव किया तो C2 का A कंपोनेंट एंड C4b कंपोनेंट इट बाइंड्स, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है, एंड दिस C3 कन्वर्टेज एंजाइम इज ऑफ क्लासिकल पाथवे एंड लैक्टिन पाथवे। लैक्टिन पाथवे से ये आया आया नहीं, लैक्टिन पाथवे का एंजाइम था MASPS, ओके, मास्प्स। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम भी सेम काम किया जो काम ये कर रहा था, C1R2S2। ये दोनों एंजाइम जो थे C2 को क्लीव कर रहा था, C2A C2B में, C4 को C4A C4B में। तो C4B लार्जर कंपोनेंट है एंड C2 का C2A लार्जर कंपोनेंट है, ओके। और स्मॉलर कंपोनेंट C4A इज पार्टिसिपेटिंग इन इन्फ्लामेशन। तो एक तो हो गया आपका, ये नीचे देखिए, ये नीचे वाला देखिए C4B, जिसमें C4B एंड C2A बाइंड किया, दिस इज C3 कन्वर्टेज एंजाइम। Another type of C3 convertase enzyme is that is coming from alternate pathway. In that alternate pathway, C3 is binding with, under certain condition, C3B, ये हम बताएंगे, थोड़ा सा समझना कंसेप्चुअल पड़ेगा क्यों इसका इनिशिएशन कैसे होता है जब अल्टरनेटिव पाथवे पढ़ाएंगे। तो C3 जो है when C3 is bound to the smaller fragment of the factor B, that is BB, capital B, BB वो पत्नी वाला BB नहीं, capital B small b, then it is bound to C3, ओके। तो C3 से जब बाइंड किया तो फिर ये क्लीव आउट हो गया C3A एंड C3B में, ओके। C3A गया, C3B निकल, सर ये नहीं समझ में आया। और फिर C3 एंजाइम जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ऊपर वाला, यहां बच गया अल्टरनेट पाथवे में। अभी हम ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं और डिटेल में बताएंगे, ये भी अभी ऊपर ही ऊपर बताया इनिशिएशन कैसे। C3 जो है अंडर सर्टेन कंडीशन C3
binds with the larger fragment of factor B, that is capital B, small b. Okay, and then it works as it, and then it cleaves out C3. Okay, it then cleaves out C3 into C3A and C3B. Then C3B, in the presence of factor B and properdine, C3B and factor capital B small b bound C3B capital B small b works as C3 convertase enzyme. This itself works as C3 convertase enzyme. So ये C3 convertase enzyme हो गया alternate pathway का. Okay. Now this C3 convertase will again convert C3 into C3A. तो यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन हो जाता है. C3A भी कन्वर्ट करने लग गया. पहले इनिशियली तो यहाँ कन्वर्ट हुआ ही, यहाँ कम मात्रा में हुआ, बाद में एम्प्लीफाई हो जाता है क्योंकि C3 एक कन्वर्टेज एंजाइम आ जाता है. तो इसके बाद ज्यादा क्लीवेज शुरू हो जाता है C3A का, C3A एंड C3B में. C3B जब ज्यादा कन्वर्ट शुरू हो गया तो C3B चला गया ऑप्सोनाइजेशन में एंड C3A चला गया इन्फ्लामेशन में. एंड ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो है फिर C3B के साथ जब बाइंड कर लेता है, यही ऑप्सोनिन अगर पैथोजन के सेल सरफेस पर ना जाकर के अगर C3 कन्वर्टेज एंजाइम में कंबाइन हो गया जाकर के C3B फ्रैगमेंट, तो वो C5 कन्वर्टेज एंजाइम बन जाता है. देखो स्ट्रक्चर, 2 गोला है, यहाँ 3 गोला है. ये दिस इज C3B and this is capital B small b. अब इसमें C3B ये वाला बाइंड किया, यहाँ जाके बाइंड कर गया. दिस स्ट्रक्चर इज नाउ C5 कन्वर्टेज एंजाइम. तो C5 कन्वर्टेज एंजाइम में क्या है कंपोनेंट? C3B कंपोनेंट है, 2 C3B कंपोनेंट है लास्ट में देखिए, एंड 1 कैपिटल B स्मॉल b कंपोनेंट. Another type of C5 convertage enzyme is which is coming from the classical pathway का कन्वर्टेज से. क्लासिकल पाथवे का कन्वर्टेज C3 कन्वर्टेज था C4B एंड C2A. ओके, तो इससे अगर C3B बाइंड हो गया तो C4B C को कॉमन ले लिया है यहाँ, लेकिन ये 2A का मतलब है C2A है, एंड 3B का मतलब हो गया 3B, ये इसका 3B है. ओके, C को कॉमन ले लिया, मैथमेटिक्स है ना, C कॉमन है, इसके यहाँ ब्रैकेट लगा दो. 4B सी वहाँ पे है. हाँ C है, मतलब C3B लिया है वहाँ पे, है ना, 3B है. इसका नीचे मतलब यहाँ, इसका मतलब यहाँ भी देखो नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग अलग. यहाँ भी 3B ही लिखना चाहिए था, सब जगह एक जैसा लिखना चाहिए. यहाँ C3B भी यस सर, यहाँ सिर्फ 3B लिखा है. ओके, तो जैसा जैसा साइंटिस्ट जो लिख के गया वैसे वैसे बुक भी लिख दिया है. तो समझ लो कि ये भी C5 कन्वर्टेज